इतना छोटा कौन कर देता है यार। हम्म। सुदामा लाइव नहीं हुआ है। देखो यहाँ 53 को वाचिंग दिखा रहा है। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज जा रही होगी आप लोगों तक, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे। मेरी आवाज कंफर्म जा रही है तो सभी लोग कंफर्म करेंगे।
और आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आवाज जा रही है? सभी लोग एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है मेरे भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हम बात कर रहे थे। कल हम फिगर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों का इच्छा होगा कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन और करना है तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन और हम कराएंगे। उससे पहले कुछ ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। यहां पर अभी आपके सामने हम ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे। हमारे सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग निपटाएंगे। ऑप्शन बेस्ड हमारे सामने में ये क्वेश्चंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हमारे पास में फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी है, उसको भी हम कराएंगे। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करिए। और हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग तक मेरी आवाज जा रही है, तो कंफर्म कर दीजिए। 6 to 8 9 10 सब में काम करेगा मेरे भाई। जितने भी आप तैयारी करते हैं, जहां भी साइंस की जरूरत होगी, वो हर जगह आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर काम करेगा। क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल नीचे नहीं रहता, क्वेश्चंस का लेवल अबव रहता है। अगर 9 10th के जो बच्चे होते हैं उनसे 11 12th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो 6 to 8 के बच्चे हैं उनसे 9 10th 11 12th का 11th का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए आप ये भ्रम में मत रहना कि 6 to 8 के लिए अलग, 9 10th के लिए अलग। ये सभी में काम करेगा, इस बात की गारंटी है। और दूसरी बात हम सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मटेरियल जितना पढ़ाएंगे, ये भी हम आपको बोर्ड स्लाइड आपको प्रोवाइड करेंगे। बोर्ड स्लाइड भी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहना। और आज ही बोर्ड स्लाइड जितना हम पढ़ाएंगे वो आपको भेज देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस का। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने में है। पहले क्वेश्चंस पर हम लोग आने से पहले एक बात और बता देना चाहते हैं मेरे भाई, आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा क्लास लेट हुआ है। बाद बाकी नहीं तो क्लास आपका 8:15 पे ही लाइव हो जाता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, डेली ये क्लासेस आपकी चलेगी। अगर 1 घंटा आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करें। आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे। अगर आप सभी लोग कहेंगे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस कराइए तो फिगर बेस्ड भी कराएंगे, और ऑप्शन बेस्ड भी आपका क्वेश्चंस चलेगा। वहां 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 कमेंट खोलो ऐड करके। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आपकी क्लासेस अब स्टार्ट हो रही है। एक बार सभी लोग जल्दी से देख पाए हो। यूट्यूब का हाँ ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस का। पर हम लोग कुछ यहां पर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। एक बात हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं मेरे भाई, कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं मैं सबको कह देना चाहता हूं, ये एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी की हम बात करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हम बात कर रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये आपके क्वेश्चंस की शुरुआत हम करेंगे। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर कुछ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दीजिए, तो उसी चीज को हम लोग यहां पर करने वाले हैं। अभी जस्ट हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड ही हमारे कुछ क्वेश्चंस है मेरे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो दे रखा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दे रखा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सा समुच्च ताप के बढ़ाने पर, यानी कहने का मतलब है टेम्परेचर का एब्सोल्यूट, आप ये कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर तापमान बढ़ाने की बात कही रही है, यानी कि समुच्च ताप की बात कर रहा है, समुच्च ताप बढ़ाने पर कह रहा है, यानी तापमान बढ़ाने की बात कर रही है, तो कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, विसरण है, वाष्पन है और गैसों का संपीड़न है। वाष्पन है, गैसों का संपीड़न है और विलेयता है, और वाष्पन है, गैसों का विसरण है और यहां पर गैसों का प्रसार है। इसमें से आपको ढूंढना है वाष्पन, विलेयता और विसरण या गैसों का संपीड़न। बताइए इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट होगा।
सबसे पहले तो एक चीज हम पहले वाष्पन की बात करते हैं मेरे भाई, एक बात जान लीजिएगा, हम यहां पर वाष्पन की बात करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट जानने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको सही से पता रहेगा तो आप अच्छे तरीके से कर लोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इवेपोराइजेशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग वाष्पन कहते हैं, इसके लिए क्या करना है मेरे भाई, तो एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में क्या कर दिए, तो यहां पर हम पानी भर देते हैं। इस कंटेनर में मान लेते हैं कि इसमें क्या भरा हुआ है, तो द्रव पदार्थ भरा हुआ जो कि हमारा पानी है। ऐसा हमने कर दिया कि इसमें पानी हमने ले लिया है, इसमें पानी है। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, वाष्पन की क्रिया को जानना चाहते हैं। वाष्पन की क्रिया कहां पर होती है, तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि वाष्पन की क्रिया यहां पर होती है, इस सतह पर होती है। लेकिन मेरे भाई वाष्पन की जो क्रिया होती है, ये जो वाष्पित होता है पानी, इसकी हम बात करते हैं, तो वाष्पीकरण और वाष्पीकरण की दर दोनों में अंतर होता है। समझना, दो टर्म आपके सामने में आता है। एक तो आपका वाष्पीकरण का टर्म आता है, जिसको नहीं पता है जान लीजिएगा। एक तो हमारा वाष्पीकरण होता है और एक हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो वाष्पीकरण की दर होता है। दोनों अलग अलग चीज है। एक हमारा वाष्पीकरण या वाष्पीकरण की दर की हम बात करते हैं, तो एक टर्म यहां पर वाष्पीकरण, एक टर्म हमारा वाष्पीकरण की दर। तो क्वेश्चंस के अगर ऊपर चलते हैं, तो इसमें जो आपसे बोला गया है, समुच्च ताप बढ़ाने पर बताइए क्या बढ़ेगा। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, अगर हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, अगर हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, अगर हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर, हमारे वायुमंडलीय तापमान की हम बात कर रहे हैं, यदि हम यहां पर वायुमंडलीय तापमान की बात कर रहे हैं, वायुमंडलीय ताप की बात कर रहे हैं, यदि वायुमंडलीय ताप हमारा इन्वायरमेंट का अगर बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त कि वायुमंडलीय तापमान के बढ़ने से ऊपर में जितने भी वाष्प होंगे उनकी कमी हो जाएगी। वो हमारा क्या होगा, कहेंगे पानी की मात्रा में कमी होगी। तो वायुमंडलीय ताप अगर बढ़ेगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मेरे भाई, हम लोग कहेंगे अगर वायुमंडलीय तापमान अगर बढ़ा तो यहां पर आर्द्रता में कमी आएगी। किसमें कमी आएगी मेरे भाई, समझना गौर से, यहां पर आर्द्रता में कमी आएगी। आर्द्रता में कमी का मतलब होता है नमी के में कमी हो जाएगी, और नमी में जब कमी होगी हमारे वायुमंडल में, तो जाहिर सी बात है यहां से पानी का इवेपोरेशन रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसे केस में हम कहेंगे जो वाष्पीकरण की दर है वो हमारी बढ़ जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर वाष्पीकरण की दर की बात करते हैं, तो वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि फास्ट होगा वाष्पीकरण, ध्यान रखेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर समुच्च तापमान अगर बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, वाष्पन भी होगा, बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। एक बात तो क्लियर है कि वाष्पीकरण हमारा इसमें से होगा। लेकिन इसके बाद हम लोग चलते आगे, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। यहां पर गैसों का संपीड़न के बारे में बात कर रहा है, हम दूसरे के बारे में बात चर्चा करते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया कि वायुमंडलीय तापमान अगर बढ़ेगा तो आर्द्रता घटेगा, आर्द्रता घटेगा तो नमी घटेगा, जब नमी घट जाएगा तो यहां से वाष्पीकृत फास्ट होगा, जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, तो फास्ट हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर तापमान बढ़ता है तो जो गैसों का प्रसार होता है वो फास्ट होता है। ध्यान रखना, जो गैस है, गैसों का जो प्रसार होता है, इस गैसों के प्रसार की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई एक बात जान लीजिए, गैसों का प्रसार जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है। अगर तापमान बढ़ने पर, तापमान की बात करते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई कि तापमान के बढ़ने पर गैसों का प्रसार ज्यादा होता है, गैस आसानी से फैलता है। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे छोटे छोटे, या फिर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, उसका घनत्व बहुत कम होता है गैसों का। इसलिए जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे तो गैसों का प्रसार जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब गैस का प्रसार भी हमारा तापमान के बढ़ने पर बढ़ेगा। दूसरी बात, तीसरा बात पर हम आते हैं मेरे भाई, यहां पर अगर हम बात करते हैं विसरण की बात करते हैं, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, तो ये सब टर्म आपके एग्जाम का क्वेश्चंस है। अगर विसरण की बात करते हैं तो कहेंगे यहां पर सर विसरण का मतलब हो गया कि हम डिफ्यूजन की बात करेंगे, बिल्कुल डिफ्यूजन की बात करेंगे मेरे भाई। तो ये हमारा विसरण है जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। एक ही लाइन में जान लीजिए, जो विसरण हमारा डिफ्यूजन होता है ये क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे विसरण या डिफ्यूजन की बात करेंगे तो ये हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है।
ये किधर से किधर जाता है, तो कहेंगे उच्च सांद्रता की बात करते हैं, उच्च सांद्रता से ये किधर जाएगा, तो कहेंगे ये निम्न सांद्रता की तरफ जाता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ तो जाता है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से, अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है फिर भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है। तो ये टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है। तापमान बढ़ेगा तभी डिफ्यूजन होगा, और जब डिफ्यूजन होगा तो हम कहेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा। ये भी बात हमारा यहां पर कहीं ना कहीं सत्य है। अगर मेरे भाई यहां पर नेक्स्ट और जो स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, हमारे सामने यहां पर एक टर्म दे रखा है जिसको गैसों का संपीड़न कहते हैं। अगर तापमान बढ़ाए तो गैसों का प्रसार बढ़ा, इसका मतलब है कि तापमान घटने से या कंप्रेशन होने से हम कहेंगे यहां पर तापमान घटेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि अगर वाष्पन की बात करते हैं, विलेयता की बात करते हैं, विसरण वाष्पन गैसों के संपीड़न की बात करते हैं, तो एक बात जान लीजिए, जब आप तापमान बढ़ाओगे तो गैसों का संपीड़न तो नहीं होगा। तापमान के बढ़ने से गैसों का संपीड़न नहीं होता, याद रखना मेरे भाई यहां पर। इसीलिए यहां जहां जहां पे दे रखा है उसको हटा देंगे। तो गैसों का संपीड़न, संपीड़न का मतलब होता है मेरे भाई क्या, तो कहेंगे यहां पर ध्यान रखेंगे, संपीड़न का मतलब होता है कि उसको कंप्रेस करना। तो गैस को कंप्रेस अगर करेंगे तो कहेंगे तापमान के बढ़ने से गैसों का संपीड़न नहीं होता। यह बिल्कुल गलत है, इसको तो हम लोग ऐसे ही काट देंगे। यानी कभी भी अगर तापमान बढ़ाएंगे किसी गैस का तो वो फैलता है, वो सिकुड़ता नहीं है, वो फैलता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो संपीड़न जहां जहां दे रखा है वो तो हमारा नहीं आंसर होगा, क्योंकि यहां पर समुच्च ताप के बढ़ने की बात कह रहा है। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर यहां पर गैसों का संपीड़न दे रखा है, यहां गैसों का संपीड़न दे रखा है, यहां भी गैसों का संपीड़न है, तो ये तो हमारा सर आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से गैस फैलता है, गैस एक्सपेंड करता है, कभी हमारा गैस जो है वो कंप्रेस नहीं होता है। ये गलत है। अगर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है मेरे भाई, तो आप ऑप्शन बेसिस पर भी छांट सकते हैं। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, क्योंकि तापमान जब हम बढ़ाए तो ये सारा केस हुआ, वाष्पन की दर बढ़ गई, वाष्पन की क्रिया बढ़ गई, वाष्पन की दर बढ़ गई। कैसे, तो वो बता दिए आपको। दूसरा मैंने ये भी बोला कि तापमान के बढ़ने से गैसों का प्रसार ज्यादा हो जाता है, और तीसरा मैंने ये भी बोला कि तापमान अगर बढ़ता है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। और ये वाला जो कंसेप्ट हमारा होता है मेरे भाई, ये कहां पर यूटिलाइज होता है, तो फोटोसिंथेसिस में भी होता है। और एक बात हम सभी लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि एग्जाम्पलर के ये क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, इसमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी 10 क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम आपको करा देंगे। लेकिन ये भी कंसेप्ट है, इसलिए जानना जरूरी है, एक एक चीज को जानना जरूरी है। इसके बाद चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न की बात करता है, यानी कि यहां पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहने का मतलब है मेरे भाई यहां पर सीएनजी की बात कर रहा है, सीएनजी की बात कर रहा है। इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थिति में मेरे भाई इसके ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थिति में जो गैसों को द्रवित किया जा सकता है। मेरे भाई जब भी गैस को द्रव बनाना होता है तो तापमान घटाना होता है और दाब को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो कहेंगे गैस को द्रवित करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा और साथ ही साथ दाब को क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे यहां पर बढ़ाना पड़ता है। तो निम्न ताप और उच्च ताप होता है, इस बात को ध्यान रखें, निम्न ताप और यहां पर उच्च दाब का कंडीशन समाया हो जाएगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, यही चीज एक और क्वेश्चन पूछता है। कोई भी गैस को ध्यान रखना, कोई भी गैस की हम बात करते हैं तो कोई भी गैस को यदि आदर्श गैस बनना होता है, कोई भी गैस को यदि आदर्श गैस बनना होता है, कोई भी गैस को यदि आदर्श गैस बनना होता है, कोई भी गैस को अगर आदर्श गैस बनना होता है तो ऐसे स्थिति में टेम्परेचर जो होना चाहिए हमारा उच्च होना चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए, और जो दाब की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, वो निम्न होना चाहिए। तो ये उच्च तापमान और हमारा निम्न दाब पर ऐसा होता है कि किसी भी गैस को, अगर किसी भी गैस की हम बात करते हैं, कोई भी गैस की हम बात करते हैं, यदि वह आदर्श गैस होना चाहता है तो उसका तापमान क्या होना चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए, लेकिन दाब क्या होना चाहिए, कहेंगे निम्न होना चाहिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन है वो है कि गैस को द्रव बनाना है, इसका मतलब जो द्रवित
जो हमारा गैस है उसको द्रव के फॉर्म में बनाना है तो सीएनजी वगैरह देखिएगा बाहर जब निकलता है तो गैस के फॉर्म में होता है, और जब सिलेंडर के अंदर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका मतलब उस सिलेंडर के अंदर का तापमान क्या होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर के अंदर का तापमान निम्न होना चाहिए जहां उसको स्टोर करते हैं, और कहेंगे वह उच्च दाब पर होना चाहिए। कैसे दाब पर? उच्च दाब पर होना चाहिए सीएनजी जो हमारा भरा रहता है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात कर रहा है, जिसको हम लोग यहां पर देखिए क्लियरली लिखा है नेचुरल गैस कंप्रेसिंग की बात कर रहा है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात कर रहा है, जिसको सीएनजी कहते हैं। जब बाहर निकलता है मेरे भाई तो गैस होता है, जब सिलेंडर के अंदर होता है वह द्रव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर गैस को द्रव लिक्विड द्रव अवस्था में अगर आपको रखना है तो सिलेंडर के अंदर का जो ताप होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए, और जो दाब होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। इतना बड़ा लिखा हुआ देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चंस में इतना में ही दम था। अगर इसको जो पढ़ लिया, इसको जो समझ लिया और बाद बाकी इसको जो समझ लिया, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे भाई तरल की बात कही गई, आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करके बताएंगे। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर एक टॉपिक का आपके पास जितने भी डिस्कशन हम करेंगे, आपको बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको सेंड करेंगे, और साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस भी आपके पास जाएगा टेलीग्राम पे, इसलिए ध्यान रखना आपको वहां से मिल जाएगा। तो तरल की बात करते हैं तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गया कि मेरे भाई अगर तरल पदार्थ की अगर बात करता है, अगर तरल की बात करता है तो इसको इंग्लिश में हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर कोई फ्लूइड होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो कहेंगे वो दो ही चीज हो सकता है हमारा, या तो लिक्विड हो सकता है या फिर हमारा ये गैस हो सकता है। तो गैस को गैस ही कहेंगे और लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर द्रव कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब मामला क्या है मेरे भाई कि अगर तरल की बात करेगा तो ठोस की तो बात ही नहीं होगी, तो द्रव और गैस की बात होगी। क्वेश्चंस को देखिए छांटने के आपके पास बहुत एक्युमुलेशंस होना चाहिए। अगर किसी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो ना तो उसके लिए आप डिजर्व करोगे तभी एलिमिनेट कर पाओगे, आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो आप ऑप्शंस को छांट पाओगे। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे सामने में कहीं पर तरल की बात करता है तो हमें ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि द्रव और गैस की बात करता, ठोस की बात यहां पर नहीं कर रहा है। तो आप देख लीजिए कह रहा है कि तरल में प्रवाह की बात कर रहा है। अब बताइए प्रवाह अगर होता है तो वह केवल द्रव और गैस में ही प्रवाह होता है, ठोस में तो प्रवाह नहीं होता है। इसका मतलब है जहां जहां ठोस है उसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे, तो ये ठोस में तो कहीं भी हमारा प्रवाह नहीं होगा। मेरे भाई ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। कह रहा कि प्रवाह का अद्वितीय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा केवल गैस बोला, देखो यहां पर केवल गैस बोल रहा, हम आपको कह रहे हैं कि यहां पर तरल बोलेगा तो द्रव और गैस दोनों होगा, यहां केवल गैस कह रहा। देखो यहां पर गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करता, बिल्कुल मेरे भाई ये दोनों जो होती है एक सिमिलर प्रॉपर्टी दोनों का होता है, फ्लो करने के हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। ध्यान के रखना मेरे भाई, ध्यान से रखना इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। याद रखेंगे इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी होगी, तो फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, ये बहता है, फ्लो करता है, लेकिन ठोस हमारा बहता नहीं है। इसीलिए गैस और द्रव के तरल की अगर हम बात करते हैं इसमें समान व्यवहार तो है, लेकिन अद्वितीय गुण जो बोला है वह किसके रिस्पेक्ट में बोला है, तो प्रवाह के रिस्पेक्ट में बोला है। इसका मतलब गैस का प्रवाह होगा, द्रव का प्रवाह होगा, इसीलिए कहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर ये हो जाएंगे। यहां केवल द्रव बोला इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, और हम फ्लूइड उसको कहते हैं जो फ्लो कर सके, हम तरल उसको कहते हैं जो बह सके। तो बहने की जो प्रॉपर्टी होती है वो केवल द्रव और गैस में होती है। लेकिन एक बात हम यहां पर आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि यदि द्रव और गैस की बात होती तो एक बात आप जान लीजिए कि यदि हम द्रव और गैस की बात करते हैं तो एक टर्म इसी में आता है श्यानता का, और मे भी यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना श्यानता के बारे में आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर हम श्यानता की बात करते हैं तो यह भी द्रव और गैस में ही होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा श्यानता को म्यू से दिखाते हैं और इसका यूनिट होता है पास्कल गुना में क्या, तो कहना यहां पे सेकंड होता है। दूसरी बात,
अगर हम श्यानता की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो गाढ़ा द्रव की श्यानता ज्यादा और पतले द्रव की श्यानता कम होती है, और श्यानता उसकी आंतरिक प्रतिरोध को दिखाता है। अगर कोई गाढ़ा द्रव है तो उसकी श्यानता ज्यादा, अगर कोई पतला द्रव है तो उसकी श्यानता कम। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी द्रव को गर्म करते हो तो गाढ़ा से वो पतला होता है, इसका मतलब है उसकी श्यानता कहेंगे ज्यादा से क्या होगा, तो कम हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा, यहां पर दो बातें आपके सामने में निकल करके आती है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यदि हम द्रव की बात करते हैं और द्रव के अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो याद रखना इसकी श्यानता जो होती है वो घटती है, चूंकि अगर आप किसी द्रव को अगर आप गर्म करोगे तो जाहिर सी बात है गाढ़ा द्रव पतला होगा, और जब पतला होगा तो उसकी श्यानता घटेगी। लेकिन ऐसा गैस में नहीं होता, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। और गैस के तापमान को आप बढ़ाओगे तो उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ेगा, यानी रैंडमनेस बढ़ेगा तो उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा तो उनकी जो विस्कोसिटी होगी वो और बढ़ जाएगी, उसकी श्यानता और बढ़ जाएगी। और विस्कोसिटी श्यानता को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ठोस में श्यानता की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ध्यान रखना। अभी हम आपको लगातार इसमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस 10 कराएंगे, उसके बाद हम आपको फिर फिगर बेस्ड क्वेश्चंस पर लेकर के आएंगे। कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम आपको करा देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये 6 to 8 वाले जितने भी भाई लोग हैं या 9 10th वाले जितने भी भाई लोग हैं, सभी लोग इसको कर सकते हैं, सभी के लिए ये काफी यूजफुल है, सभी लोग कर सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन ऊपर से उड़ता नहीं है और हमेशा एबव लेवल का क्वेश्चन, ऊपर लेवल का क्वेश्चन आता है, इसलिए सभी लोगों को करना है, बहुत ही प्यार से करना है। बताइए इस क्वेश्चन का, नेहा यादव जी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। रुपेश, नितेश, अमित जी बताइए। कह रहा है ग्रीष्म काल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गर्मी के समय की बात करते हैं। और इसमें एक लाइन यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि गर्मी के समय में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, यह आपसे पूछा गया है। हमको लगता है कि बहुत लोग इस क्वेश्चन के आंसर तुरंत कर देंगे, और आना भी चाहिए। कि आप देखते होंगे जब गर्मी होता है, गरीब लोगों को जनरली आप देखिएगा कि मिट्टी का घड़ा रखता है, उसमें पानी स्टोर करके बढ़िया से उसको लपेट करके रखता है, ताकि मेरे भाई उसकी सतह भीगी हुई रहे और पानी उसके अंदर ठंडा रहे। तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर्स यहां पर इवेपोरेशन जो कर रहे हैं उनके राइट आंसर्स हैं। लेकिन समझना है इस बात को मेरे भाई कि अगर मिट्टी का बर्तन है, मान लेते हैं ये हमारा कैसा बर्तन है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर मिट्टी का बर्तन है। ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर मिट्टी का बर्तन, एक सुराही की हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये मिट्टी का घड़ा है, इस तरह से हम समझ लेंगे। ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर सतह पर मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है और इसके अंदर पानी को हमने स्टोर कर दिया है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है मेरे भाई, तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि ये मिट्टी है तो पानी को तो अवशोषित करेगा। इसके मतलब है मेरे भाई कि इसमें आपने इसमें क्या रखा है, तो आपने इसमें पानी रखा। समझना गौर से जो बोल रहे हैं, इसमें पानी को आपने रखा। अब ये पानी को क्या करेगा, तो पानी को तो अपने पास खींचेगा। कौन, मिट्टी खींचेगा जो कि उसके कांटेक्ट में होगा। तो जाहिर सी बात आप देखिएगा जो घड़ा होता है मेरे भाई उसमें मिट्टी होता है और मिट्टी क्या करता है, इस पानी को यहां से क्या करता है, इस पानी को अवशोषित करता है अपने अंदर। तो मिट्टी जब अब पानी को अवशोषित करता है अपने अंदर, तो यही पानी मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे इसके सतह पर, यानी आप ये कह सकते हो इसके सतह पर, आप ऐसा कह सकते हो इसके सतह पर ये पानी, यहां पर इसके सतह पर जो बाहरी सतह होती है उस बाहरी सतह पर ये पानी की बूंद आपको यहां पर समझ में आएगा। अब ये जो पानी की बूंद है मेरे भाई ये क्या करेगा, समझना गौर से। अब यहां पर क्या होगा, तो ये पानी की बूंद इसके सतह पर है। और जानते हो आप कि आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे भाई कि जब भी इवेपोरेशन की क्रिया होती है, जब भी इसकी क्रिया होती है तो हमेशा याद रखना लिक्विड एयर, लिक्विड और गैस के सतह पर होता है। और वैसे केस में लिक्विड जो होता है वो हमारा क्या बनता है, यहां पर गैस बनता है, या फिर आप कह सकते हो हिंदी में इसको द्रव जो हमारा होता है वो वाष्प बनता है। हमारा द्रव जो होता है वो वाष्प बन जाता है, ये बात सबको पता होगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे भाई कि द्रव अगर वाष्प बनता है तो ये द्रव और वाष्प की सतह पर होता है, इसलिए यहां से हमारा वाष्पीकरण की क्रिया होगी। यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया, 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 ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया ऊपर, तो ये वाष्पीकरण की क्रिया ऐसे होती है। और जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी मेरे भाई तो समझना गौर से, जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी, जब वाष्पीकरण की क्रिया इसके चारों तरफ से होगी तो ये हमारा क्या होगा, क्योंकि जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही हवा उसके कांटेक्ट में आएगा, यहां पर हमारा हॉट एयर है, मान लेते हैं यहां पर गर्मी का दिन है तो हॉट एयर है।
अब ये हॉट एयर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा मेरे भाई, ये क्या करेगा, इससे उष्मा लेगा, इस पानी से वो उष्मा ले लेगा, इससे पानी से वो उष्मा ले लेगा। क्योंकि आपको पता है कि गर्म हवा है तो गर्म हवा को क्या चाहिए, नमी चाहिए। वो तुरंत क्या करेगा, पानी से उसको हीट मिलेगा, और जैसे ही उस हॉट एयर को पानी की नमी मिलेगी, जैसे ही उसको पानी मिलेगा, वो तुरंत क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हॉट एयर की बात करते हैं, ये कांटेक्ट में आएगा मेरे भाई, इसके कांटेक्ट में आएगा, ये हॉट एयर इसके कांटेक्ट में आएगा। और ऐसे प्रोसेस में समझना गौर से, ये हॉट एयर है, इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये गर्म है, ये ठंडा है, तो ये क्या करेगा, पानी को क्या करेगा मेरे भाई, यहां पर ये पानी, हॉट एयर क्या करेगा, तो पानी के अंदर पानी क्या करेगा, तो कहेंगे उसके उष्मा को लेगा, और पानी वहां पर उसके सतह की बात कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, उसके सतह की बात कर रहे हैं। इस हॉट एयर चूंकि ज्यादा तापमान पर, तो इससे क्या करेगा, हीट लेगा, क्योंकि ये पानी इसकी सतह पर पानी है, और जैसे ही वो हीट लेगा, हीट लेने के बाद क्या होगा, तो उसका वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, वो वाष्पीकृत फास्ट करेगा, और इसके अंदर जब वाष्पीकरण फास्ट करने लगेगा, तो यहां से वाष्पीकरण का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है, और जब वाष्पीकरण का हमारा यहां पर दर बढ़ जाएगा, तो कहेंगे इसके अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। ऐसा जनरली हमारा होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो ये वाष्पन विधि द्वारा हमारा ऐसा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा इवेपोरेशन, राइट आंसर। यहां पर वाष्प का उत्सर्जन हमारा मिट्टी का बर्तन नहीं करता है, यहां पर वाष्पन अपने आप होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक लाइन और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत बार आपके सामने में ये टर्म आया होगा, डिफ्यूजन हमेशा ज्यादा तापमान पर होता है, और हमेशा याद रखना ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। ये हमेशा उच्च सांद्रता से किधर होगा मेरे भाई, तो उच्च सांद्रता से ये निम्न सांद्रता में होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखना, परासरण की बात करते हैं, ये हमेशा याद रखना मेरे भाई कि निम्न सांद्रता की हम बात करते हैं तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में होता है, इस बात को ध्यान रखना, जिसको ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, और आप सभी लोगों के लिए यह है कि अगर रेलवे की तैयारी, कितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे रेलवे की भी तैयारी करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपके लिए रामबाण है, और आपको भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रेलवे के लिए आप देखते होंगे कि यहां पर एक बुक हमने यहां पर दिखाया आपके सामने, ये रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। ये 9500 क्वेश्चन रुकमणी पब्लिकेशंस का आपके पास मार्केट में आया है, जिसमें 2018 से लेकर के 2022 तक के सभी प्रश्नों का इसमें संग्रह है। लेकिन याद रखेंगे, इसमें एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी की बात करते हैं, इन सभी के क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, और वह भी चैप्टर वाइज दे रखा है। अगर आपको थोड़ा भी लगेगा कि हमको यह काम करना चाहिए, तो हम इस बुक का सॉल्यूशंस कराने वाले हैं, लेकिन सॉल्यूशंस हम उसी क्वेश्चंस का कराएंगे जो यहां पर टफेस्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने से कोई मतलब नहीं बनता। इसमें से हमने सेलेक्ट किया है लगभग 3000 क्वेश्चन से हमारा ज्यादा है। अगर इससे 3000 क्वेश्चंस को निकाल करके उसका डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि हमारी तैयारी आगे आने वाले एग्जाम के, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई शक ना। और ये बैच आपका 15 मार्च से हमने अनाउंस किया है, ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा कि आप एग्जाम्पलर तो मेरे साथ साथ करें ही करें, और साथ साथ अगर आपको लगेगा कि हमको ये बुक का सॉल्यूशन साइंस के बेसिस पर करना है, तो 5-6 एग्जाम रेलवे की लाइनअप है, और आपको पता होना चाहिए किसी में भी सिलेक्शन लेना है तो साइंस का जलवा रहता है, और आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस आना चाहिए, तभी रेलवे का कोई एग्जाम आप निकाल पाओगे। चलो यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुछ पदार्थों का उनके कणों के मध्य आकर्षण बल का बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहा है। मेरे भाई यहां पर बोला है जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स के मध्य आकर्षण बल की बात कही जा रही है, आप बता दीजिए कि मध्य आकर्षण बल बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। हम सभी लोग जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम बात किए थे। एक बात याद करो मेरे भाई, जो मेरे से पढ़ रहे होंगे उनके दिमाग में जरूर एक बात आया होगा कि सर पदार्थ की जब बात करते हैं तो इसमें 3 चीज आता है निकल करके, एक तो ठोस होगा, दूसरा द्रव होगा, और तीसरा हमारा गैस होता है। और इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो ठोस के अंदर बात करते हैं या फिर अंतर आणविक जो बल होते हैं उसकी हम बात करते हैं मेरे भाई। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता रखा है, आप जो लोग पढ़ रहे होंगे प्यार से अंतर आणविक बल की बात कर रहे हैं, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक जो बल है इसका ऑर्डर की हम आपको बात करना चाहते हैं। अब देखिए, कोई अगर ठोस पदार्थ है, यदि कोई हमारा ठोस पदार्थ है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल मजबूत होते हैं।
उसके बाद किसका होगा मेरे भाई, तो द्रव का होगा। सबसे वीक फोर्स किसमें होता है, तो कहेंगे गैसियस पार्टिकल्स में होता है। इसीलिए गैस को फूंक दीजिएगा तो उड़ने लगता है, लेकिन ठोस को अगर फूंक दीजिएगा तो वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है वो आपका मजबूत बल होता है। और याद रखना, जो अंतर आणविक बल होता है ये हमेशा आकर्षित नेचर का होता है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा फोर्स होगा मेरे भाई, तो याद रखना ये कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स हमारा नहीं होता। ठोस में ज्यादा, फिर द्रव और फिर गैस में होता है। अब इसी के बेसिस पर आपको आंसर ढूंढना है। तो अंतर आणविक बल का मान अगर ज्यादा होगा तो कहां पर होगा, तो कहेंगे अंतर आणविक बल का मान ज्यादा होगा तो ठोस में ज्यादा होगा। सबसे कम किस में होगा, तो कहेंगे गैसियस पदार्थ में होगा। लेकिन आपसे हम कहना चाहते हैं मेरे भाई कि कणों के मध्य आकर्षण बल बढ़ते क्रम में अगर आपको बताना है तो आपके सामने जल है, वायु है, पवन है, वायु है, शर्करा है, तेल है, ऑक्सीजन है, तेल है, शर्करा है, नमक है, रस है, वायु है। मेरे भाई अगर आपसे यहां पर बढ़ते क्रम में अगर बोला गया है तो बढ़ते क्रम में आंसर करेंगे, यानी कि इधर से इधर बढ़ना चाहिए था हमारा। तो जो बल हमारा ज्यादा लगेगा वो किस में लगेगा, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन में तो कम बल लगेगा, उससे ज्यादा जल में लगेगा, उससे भी ज्यादा यहां पर शर्करा में लगेगा। नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। शर्करा कहने का मतलब है मेरे भाई आप चीनी वगैरह को आप शर्करा कहते हो, ग्लूकोज शर्करा, चीनी को शर्करा कहते हो। तो देखो ऑक्सीजन गैस है, ये द्रव है और ये हमारा ठोस हो गया। तो ऐसे करके बढ़ते क्रम में, इसका मतलब ये ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो बढ़ते क्रम में अगर करेंगे तो आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से खोज करके इसका आंसर कर सकते हो, बशर्ते कि ये पता होना चाहिए कि अंतर आणविक बल जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जितने पास में होंगे उतना ही ज्यादा अंतराण्विक बल लगेगा और जितने दूर होंगे उतने ही कम लगते हैं। तो सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत नजदीक मॉलिक्यूल्स होता है, इसीलिए हम कहेंगे अंतराण्विक बल का मान वहां पे ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे की बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, 38 की बात करते हैं, 66 केल्विन में बदलना है। अब बताइए अगर केल्विन में बदलना हो तो एक ही काम करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में जो कुछ भी दे रखा है उसमें 273 जोड़ दीजिए। तो सबसे पहला एगो जोड़ दीजिए, यहां पर 25 है, 25 में 273 को जोड़ दीजिए। 5 3 कितना 8, 7 2 कितना 9, तो 298 केल्विन हो गया। इसका मतलब 298 तो सभी में दे रखा है। उसके बाद 38 की बात करते हैं मेरे भाई, 38 की बात करते हैं तो कहेंगे यहां पर भी वही डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर 38 में 273 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11, यानी कि लास्ट में 1 होगा। लास्ट में अगर 1 होगा तो यहां देखिए दूसरे में लास्ट में कहीं पर भी 1 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर लेना, ये 311 केल्विन ही होगा। तो 298 के बाद 311 होगा, 298 का 311 यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए हम लोग राइट करके आगे निकल लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, देखो यहां पे ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, द्रव से नहीं जाना है, डायरेक्ट इसको वाष्प में परिवर्तित, क्या वाष्पन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस का डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित होना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस है मेरे भाई, ये ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन कहते हैं, ये गलत है आपका। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। यानी ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस में रूपांतरण अगर हो रहा है तो डायरेक्ट ठोस का गैस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। और याद रखना इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी एग्जांपल्स पूछ लेता, कपूर की बात करते हैं या फिर अगर हम लोग नेप्थलीन की बात करते हैं, यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर हम लोग नेप्थलीन की बात करते हैं, ये सब हमारा डायरेक्ट जलाइएगा तो ठोस से डायरेक्ट ये वाष्प बन जाता है, ध्यान रखेंगे इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो आंसर हमें मैच कर गया। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। डाइथाइल एथर की बात कही जा रही है मेरे दोस्त, एक हमारा कंपाउंड, एक है डाइल इथाइल एथर, दूसरा एसीटोन। आप ध्यान रखना मेरे भाई, आपके सामने कभी भी अगर एसीटोन की बात होती है, यहां पर यह चीज जानना जरूरी है। एसीटोन की बात करते हैं तो ये जो हमारा एसीटोन होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा नेल पॉलिश रिमूवर भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ये रिमूव करता है किसको, तो कहेंगे जो नेल पॉलिश की हम बात करते हैं, जो नेल पॉलिश की बात करता है, नेल पॉलिश रिमूवर भी इसको कहा जाता है। ये क्या है, तो कहेंगे नेल पॉलिश हमारा रिमूवर भी कहलाता है। और एसीटोन जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है मेरे भाई, तो याद रखना ये द्रव की अवस्था में होता है। और एसीटोन क्या करता है, तो कहेंगे एक एसिटिलीन गैस का नाम आप जानते होंगे, एसीटोन की बात करते हैं, एक अच्छा अवशोषक हो जाता है।
एक आप एसिटिलीन गैस का अच्छा अवशोषक माना जाता है। एसिटिलीन गैस का एक ये एसिटिलीन गैस का अच्छा अवशोषक माना जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। ये एसिटिलीन गैस की हम बात करते हैं, किसकी? तो एसिटिलीन गैस की बात करते हैं। एसिटिलीन गैस का यहां पर अच्छा अवशोषक माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। एसिटिलीन गैस का अच्छा अगर अवशोषक माना अगर जाता है तो वह हमारा कौन है मेरे भाई? अच्छा अवशोषक अगर माना जाता है तो हमारा एसीटोन होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। और तो इस बात से हम लोगों को आगे बढ़ना है। एसीटोन यहां पर एन ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करते हैं। इन सभी का जो क्वथनांक है वो आपको दे रखा है इतना इतना इतना, और कह रहा है क्वथनांक केल्विन में कितना। कुछ नहीं करना, इसको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल दीजिए। तो आप कहेंगे सर 273 में अगर 35 को जोड़ दीजिएगा तो 5 3 कितना 8, 7 3 10, और यहां पर कितना? तो 2 1 3 308 केल्विन। सबसे पहले तो 308 को खोजेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर यही बी और हमारा सी हो सकता है। दूसरा देखेंगे 56 है, 56 में 273 अगर हम जोड़ते हैं, यहां पर 56 में अगर 273 जोड़ते हैं मेरे भाई तो ये कितना होगा? तो कहेंगे 6 3 हमारा 9 हो गया, 7 5 12 हो गया, 2 1 3 329। देखिए 308 के बाद 329 यहां भी है, 308 यहां भी है, इसका मतलब आगे भी चेक करना पड़ेगा। 118 को अगर करते हैं तो यहां पर 118 में 273 आप जोड़ते हैं तो 8 3 11, और कहेंगे 7 1 8 1 9, और यहां पर 2 1 3 यानी 391 होगा। तो 391 कहां पर है? तो यहां पर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी, ऑप्शन आपके राइट है। इसलिए कभी भी क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ये सब क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे, डरना वरना नहीं है, क्वेश्चंस को करके आना है। और जो लोग 9 10th, चूंकि 9 10th वाले जितने भी स्टूडेंट है 6 to 8 के लिए तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे, लेकिन 9 10th वाले जो भी स्टूडेंट जिनका एग्जाम का डेट बढ़ चुका है और जो लोग इस नियुक्ति बैच में नहीं जुड़ेंगे, अगर नियुक्ति बैच से आप जुड़ जाइएगा तो 9 10th के इसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को हम आगे कराने वाले हैं। क्योंकि 9 10th में अभी खासा समय है, आप यहां से जुड़ करके 2100 प्लस क्वेश्चंस में अगर इन करिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से एग्जाम में कर पाइएगा। तो आप नियुक्ति बैच से अगर नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाना, क्योंकि ये आपके काम का चीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगा? मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है कि जल के वाष्पन में वृद्धि करने की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? तो जल के वाष्पन में वृद्धि करने की बात कर रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए कि क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। अगला जो 2-3 क्वेश्चन आपका इसमें और होना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बात जान लीजिए मेरे भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि कौन सी परिस्थिति ऐसा पैदा होती है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी परिस्थिति की बात कर रहा है कि जो हमारे जल के वाष्पन में वृद्धि करेगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वो हमारा क्या हो सकता है। तो कहेंगे कुछ नहीं, सिंपल सा बात है मेरे भाई, अगर जल के तापमान को बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सीधा सीधा मैंने इसके बारे में पहला ही क्वेश्चन में डिटेल डिस्कशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है? हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। मेरे भाई कोई भी गैस को फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखेंगे। हम किसी भी गैस की बात करते हैं, यदि हमारे सामने कोई भी गैसियस पदार्थ अगर होता है और इसके अंदर मान लेते हैं कि हमारा गैसेस, जितने भी गैसेस पदार्थ होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी ऐसे ही ज्यादा होता है। और किसी भी गैस के तापमान को अगर बढ़ाओगे तो उसका जो मॉलिक्यूल्स की जो दूरी होती है, उसका अंतर आणविक जो दूरी होता है वो बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम यहां पर अंतर आणविक डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, अंतर आणविक दूरी की बात करते हैं, तो वो भी क्या होगा? कहेंगे यहां पर बढ़ जाता है और गैस आसानी से क्या होता है? कहेंगे फैल जाता है। तो गैस में ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा, अगर गैस के अणुओं के मध्य दूरी को अगर बढ़ाना है तो बंद पात्र, मतलब क्या है? तो क्लोज वेसल्स की बात कर रहा है, एक बंद हमारा वेसल्स है, उसमें भरी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ा करके। मेरे भाई एक बात समझिएगा, अगर कोई हमारा क्लोज वेसल्स है, पूरी तरीके से ये बंद पात्र हमारा है, और इसमें क्या तो कहेंगे गैसियस पार्टिकल है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो गैसियस पार्टिकल होता है मेरे भाई, तो उसके दाब को अगर हम बढ़ाते हैं, इसके दाब को बढ़ाएंगे, ये दाब के बढ़ने से ताप को बढ़ा देगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे भाई? जो गैस है उसको आदर्श गैस मान के चलते हैं, इसके अंदर जो भी गैसियस पदार्थ है उसको आदर्श गैस मान लेना, ये गैस है हमारा, और ऐसा मान करके चलना कि ये आदर्श गैस है हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आदर्श गैस मानेंगे तो इसको पीवी इक्वल टू आप एमआरटी कहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि बंद पात्र कह रहा है मेरे
भाई, इसका मतलब क्लोज वेसल्स की बात कर रहा, तो एम और आर पहले भी बोले तो आपको हटा देना। और यहां पर क्वेश्चंस में क्योंकि ये बंद क्लोज वेसल्स है तो कहेंगे इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर देंगे, तो प्रेशर जो होगा वो समानुपाती टेम्परेचर का। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुकर में ही खाना बनाते हैं तो कुकर के अंदर का दाब बढ़ाते हैं, तो कुकर के अंदर के दाब के बढ़ने से उसके अंदर जो पानी है उसका ताप बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो दाब के बढ़ने से ताप बढ़ता है। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि हमें यह पता है कि हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी को बढ़ाना है तो ताप बढ़ाना पड़ेगा, जैसा मैंने ये बोला है। लेकिन यह ताप कैसे बढ़ेगा, तो कहेंगे दाब के बढ़ने से ताप बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब दाब बढ़ाना पड़ सकता है। तो बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दबाव डाल करके भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए यहां पर एक ऑप्शन तो हमारा यहां पर राइट हो गया। दूसरा, अगर कुछ हाइड्रोजन गैस के पात्र से अगर रिसाव होगा, अगर गैस बाहर निकल करके जाएगा, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब गैस बाहर निकल करके जाएगा तो कहेंगे तापमान घटेगा, और जब तापमान घटेगा तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएगा, तो कहेंगे दूर नहीं होगा तो रिसाव में नहीं होगा। ऐसा या हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा करके, अगर आयतन आप बड़ा कर दीजिएगा तो गैस और फैल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, सॉरी, अगर हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन अगर आप बढ़ा देना चाहते हैं, अगर आप आयतन को अगर बढ़ा देंगे तो कहेंगे गैस और फैल जाएगा, आयतन बड़ा होगा। पहले इतना ठो में, पहले अब इतना आयतन हो गया, अगर आयतन बढ़ जाएगा तो गैस और आसानी से फैल जाएगा, तो कहेंगे उसके बीच की दूरी, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जो है वो भी बढ़ जाएगी। अगला कह रहा है कि पात्र का आयतन बढ़ाए बिना, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करना, अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, ज्यादा गैस मिलाइएगा तो मॉलिक्यूल पास आएगा, तो कहेंगे जब उसके अंदर पास आएगा तो दूरी और घट जाएगा। तो याद रखेंगे ये गलत हो गया। तो पहला और तीसरा दोनों सही है, तो इसमें से आप ढूंढ निकालिए कि पहला और तीसरा आपका क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर ए ऑप्शन आपके यहां पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन ही बना सकते हैं, नहीं तो गलती होने की संभावना एक एक लाइन पर है। जितना बात मैंने बोला उसको फॉलो करके ही क्वेश्चंस का आंसर करिएगा, एकदम बिल्कुल राइट है। और जैसा मैंने बोला उस पर थिंकिंग करिएगा, सोचिएगा, बस उतना ही कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि 10 क्वेश्चंस हम कराएंगे आज यहां पर ऑप्शन बेस्ड। अगर आप सभी लोगों को ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस में इंटरेस्ट है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे एक बार। और अगर आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड है तो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। वैसे हम इसको सेव कर देते हैं, लेकिन सभी का हम पीडीएफ और सभी का जो हम बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये चीज हम यहां पर फाइल सेव कर देते हैं और ये आपके पास पहुंच जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको लगता है कि ये कहां से हमको मिलेगा, तो हम आपको खुद ही हम आपको यहां पर देंगे। और ध्यान रखना मेरे भाई को, आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर ये मिलेगा तो ये टेलीग्राम पर ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। और टेलीग्राम जो है वो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको इसी जगह पर ये आपको मिलना है। इससे आप यहां पर, चूंकि जो भी मटेरियल हम सेंड करते हैं इसी पर हम आपको सेंड करेंगे और यहीं से आपको ये मटेरियल मिलना है, जो भी बोर्ड पीडीएफ होगा। चूंकि हम अपने अनुसार से डाल देते हैं कि कहां पर डालना है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी अभी करेंगे। कल 17 क्वेश्चन कराए थे फिगर बेस्ड, आज आगे कंटिन्यू करेंगे और फिगर वाले क्वेश्चंस को भी आपको इस टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं आगे। और अगला जो हमारा है इसको तो मैंने एक्सपोर्ट कर ही रखा है, और आगे हम यहां पर करते हैं अगले क्वेश्चंस की तैयारी और उसको समझते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसके ऊपर हम लोग यहां पर ध्यान देंगे। और हमारे सामने जो क्वेश्चंस है मेरे भाई वो हमारा यहां पर कहीं ना कहीं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, उसी पर हम आपको लेकर के चलते हैं। अगर आप सभी लोगों का फिगर बेस्ड में इंटरेस्ट है तो आइए मेरे साथ और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। कल मैंने आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चंस कराया था, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल वे में मैंने इस कराया था। और ध्यान रखना, एक एक चीज, जितना भी बात मैंने बोला था सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। मैंने कल आपको ये चीज डिटेल में पढ़ा करके रखा है, सेव करके आप सभी लोगों को हम भेज देंगे, ताकि आपको फिर से दोबारा से इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहां से कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि टोटल कितने क्वेश्चंस इसमें हुए थे, लगभग इसमें से हमने 17 क्वेश्चन तक मैंने करा था। और आगे आज हम लोग करने वाले हैं और 18वां क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। अगर आप सभी लोग को इंटरेस्ट होगा तो मेरे भाई आप तैयार रहिए, आपके लिए फिगर बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी के हम करा देंगे, ताकि यहां से भी कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऐप वाले भाई जो हैं
ऐप वाले भाई जो हैं आप परेशान नहीं होगे ऐप में जुड़ गए हैं तो सर वही चीज ऐप में भी करवा रहे हैं। देखिए ऐप में जो आप कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए, हमारे यूट्यूब पर जो भाई देख रहे हैं उनको भी चाहिए, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन जितना हम आपको पढ़ा दिए उसको रिवाइज करिए। लेकिन आज ऐप पर 2 घंटे की क्लासेस हम अलग से और देने वाले हैं। दोपहर के 1:15 से लेकर के 3 बजे तक ऐप पे भी क्लासेस चलेगी और उसमें अलग कलेक्शन होगा क्वेश्चंस का, जो कि नियुक्ति बैच में आपको हम कराएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ऐप पर भी क्लासेस चलेगी, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपके सामने मेरे भाई ये भी क्वेश्चंस आप देखते होंगे, ये भी हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें भी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। और इसमें बोला गया जो आपके सामने फिगर दे रखा है उसमें एक्स किसको प्रदर्शित करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आप देखिए गमला है, इसमें यहां पर जड़ है उसका और यहां पर इसका तना है, पत्ती है, और x कहीं ना कहीं यहां पर दे रखा है। इसका मतलब है मेरे भाई इस पोर्शन की बात कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। तो कहेंगे इसका देखिए आपको पता होगा कि ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी किसी भी चीज पर नीचे काम करता है। ग्रेविटी किधर काम करता है? किसी भी चीज पर तो नीचे काम करता है। लेकिन प्लांट देखिए ग्रोथ किधर हो रहा है? ऊपर हो रहा है। इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग यहां पर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर वो गति कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर वो हमारा आगे बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, इसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर इसी की बात करते, देखो यहां पर धनात्मक गुरुत्वावर्तन लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ग्रेविटी अगर देखिएगा तो आप किसी भी जगह पर देख लीजिए, चाहे जड़ हो तना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी ग्रेविटी नीचे और इसका देखिए जड़ नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब है इसको धनात्मक गुणावर्तन कहते हैं, याद रखेंगे, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? तो इसको हम लोग ऋणात्मक की बात करते हैं। ये हमारा ऋणात्मक गुना, इसको हम लोग ऋणात्मक गुरुत्वावर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, ऋणात्मक गुरुत्वावर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेविटी किधर काम कर रहा है तो कहेंगे ग्रेविटी इधर काम करेगा, किसी भी जगह पर देखिएगा तो लीफ का डायरेक्शन किधर है? कहेंगे लीफ ऊपर ग्रोथ कर रहा है, प्लांट ऊपर ग्रोथ कर रहा है, उसका तना ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे ऊपर, तो कहेंगे इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर जड़ भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, इसका मतलब वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। यानी उसके अधीन ये विपरीत हो गया तो नेगेटिव और उसके अधीन हो गया तो पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे। और कभी कभी प्रकाश की दिशा में अगर कोई प्लांट अगर मुड़ जाता है तो उसको प्रकाशानुवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका है और आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, एक चित्र आपको x और एक चित्र आपको y दिखाया गया है, जैसा कि आपके सामने में यहां दिख रहा है। एक यहां पर ध्यान रखिएगा, एक यहां पर मेल पार्ट को दिखाया गया है। ये क्या है? तो कहेंगे मेल पार्ट का पूरा बॉडी का फिगर है। और दूसरा जो यहां पर है इसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे मेरे भाई? तो ये फीमेल पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो यहां पर मेल पार्ट है, दूसरा क्या? तो मेरे भाई फीमेल पार्ट की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्या पूछा गया। तो एक्स और वाई के बारे में पूछा गया है। अब आप देख लीजिए, इसमें एक्स यहां पर दे रखा है, ये मेल पार्ट का जो ये वाला पोर्शन है इसके बारे में पूछ रहा है। और यहां पर देखिए फीमेल पार्ट का ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन कहां से आया है? तो ये सब एनसीईआरटी का कलेक्शन है मेरे भाई। एनसीईआरटी में जो फिगर दे रखे हैं उन सभी फिगर को मैं उठा करके, बायोलॉजी का चूंकि टफेस्ट फिगर होता है उसको उठा करके मैं करा रहा हूं। और एक काम और करेंगे, जो आपका केमिकल रिएक्शंस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसको भी उठा करके एक जगह हम करा देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, एक बात तो क्लियर हो गया, एक्स और वाई कह रहा है, इसका मतलब ऊपर की बात नहीं कर रहा, ऊपर की बात नहीं कर रहा, नीचे का बात कर रहा है। तो आपको एक्स और वाई को बताना है मेरे भाई। तो आप कहेंगे अगर हम यहां पर मेल्स की बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क तो ये ब्रेन का पार्ट है, मध्य मस्तिष्क भी ऊपर वाला हिस्सा, वृषण और अंडाशय को छोड़ दीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड और फ्लैपियन ट्यूब की बात करते हैं, यहां पर हाइमेन और वृषण की बात करते हैं। एक्चुअली में दोनों की बात कर रहा था। वृषण जिसको टेस्टिस के नाम से जानते हैं, ये इसको किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? तो इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। और अंडाशय कहने का मतलब ये फीमेल के अंदर होता है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। तो यहां पर एक तो मेल पार्ट पूछा गया और एक आपको फीमेल पार्ट पूछा गया है। तो मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए, यहां पर जब इसकी चर्चा करी जाती है तो ये जो टेस्टिस होता है आप सभी को पता होना चाहिए, मेल पार्ट होता है। और टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही टेस्टिस होता है, इसके अंदर दो दो टेस्टिस होते हैं। कितने होंगे? तो दो दो टेस्टिस होते हैं। और इसी टेस्टिस की हम बात करते हैं जो स्पर्म का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे, मेल के अंदर।
तो ये हमारा यहां पर साइज में एक छोटा एक बड़ा इसके हिसाब से ही होता है इसके अंदर। और ध्यान रखना यही कंप्लीट रूप से हमारा क्या कहलाता है, कहेंगे इसी को यहां पर हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं। यही क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे इसी को टेस्टिस कहते हैं। और इसी टेस्टिस से निकलता है कौन सा हार्मोन, तो कहेंगे यहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हम बात करते हैं। ये कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करेगा, तो कहेंगे यहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्स हार्मोन भी कहलाता है, मेल सेक्स हार्मोन भी होता है। और याद रखना कि यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका, तो कहेंगे स्पर्म का निर्माण भी करता है। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि इसके अंदर जो द्रव पदार्थ भरे होते हैं वो द्रव पदार्थ क्या करता है, तो कहेंगे इसके अंदर के तापमान को मेंटेन करता है। और इसके अंदर का तापमान हमारे बॉडी टेम्परेचर से, इसके अंदर के जो तापमान की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर का जो तापमान है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारे शरीर से क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है इस तरह का, ये जो स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम लोग पॉच लाइक संरचना में हम देख पाते हैं। ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मेल पार्ट्स हैं। तो जो पोच लाइक संरचना होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, पूछता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको स्क्रोटल सैक के नाम से जानते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है स्क्रोटम भी कहते हैं। याद रखना, इसको हम लोग स्क्रोटम के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको स्क्रोटल सैक कहेंगे, इसी को स्क्रोटम के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा वृषण से रिलेटेड था। अगर ओवरी की बात करते हैं तो एक बात जान लीजिए कि फीमेल की जो ओवरियां होती है उसकी बात करते हैं तो इसमें होता है कार्पस लूटियम। ओवरी में क्या होता है मेरे भाई, तो ओवरी के अंदर होता है कार्पस लूटियम। और ध्यान रखना कि इस कार्पस लूटियम से ही सिक्रेट करता है क्या, तो कहेंगे यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। किसका होगा, तो कहेंगे यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। यहीं से क्या निकलता है मेरे भाई फीमेल के अंदर, तो कहेंगे उसके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हम बात करते हैं। यहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और यहीं से निकलता है क्या, तो कहेंगे यहां पर रिलैक्सिन हार्मोन भी यहीं से निकलता है। तो याद रखना है कि ये रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशन यहीं से होता है। तो तीनों हार्मोन निकलते हैं और तीनों के तीनों सेक्स हार्मोन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फीमेल सेक्स हार्मोन ये क्या करता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, उनके स्तन ग्रंथि का विकास करता है और ये बच्चे की डिलीवरी में सहायता प्रदान करता है। ये ओवरी में हमारा क्या होता है, क्योंकि उसके कॉर्पस लुटियम के सिक्रेट करता है। कहां से, क्वेश्चन में आपको देगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिन हार्मोन की बात करेगा, कहां से सिक्रेट करता है। ऑप्शन में अगर ओवरी और कार्पस लुटियम होगा तो आंसर करेंगे कार्पस लुटियम, क्योंकि ओवरी के अंदर कार्पस लुटियम और कार्पस लुटियम से ये सिक्रेट करता है तीनों हार्मोन। और इसी को हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो आपसे एक्स और वाई अगर पूछा गया तो एक्स किसका मतलब है, मेल पार्ट की बात कर रहा है, ये मेल पार्ट है तो वृषण होगा। और फीमेल पार्ट की अगर बात कर रहा है इसका मतलब ये अंडाशय की बात कर रहा है, इसका मतलब है मेरे भाई तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि यहां पर ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसमें ऐसा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, गौर से समझिएगा। ये वाला जो संरचना आप देख पा रहे होंगे, ऐसे करके संरचना जो आप देख पा रहे होंगे, एक्चुअली में ये जो संरचना आप देख पा रहे होंगे इसकी हम बात करते हैं मेरे भाई। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसी के ऊपर में होता है ऐसी छोटी छोटी ग्रंथियां होती है और एक लेफ्ट साइड आपको नजर आएगा, एक राइट साइड आपको नजर आएगा। और इसी की बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं मेरे भाई, इसकी हम बात करते हैं। एक्चुअली में यही हमारा अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड होता है और इसी से निकलता है इमरजेंसी हार्मोन। याद रखना, इसी से इमरजेंसी हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसी से इमरजेंसी हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जैसे आप जा रहे हैं और अचानक कुछ भी चीज अगर आ जाता है सामने में, रात के अंधेरे में जा रहे हैं, अचानक कुछ भी चीज आ जाता है, देखिएगा आपका धड़कन तेज हो जाता है, क्योंकि इसी हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और आपके हार्ट बीट को फिर वह कंट्रोल करता है। तो याद रखेंगे, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं या 3F हार्मोन भी कहते हैं, लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं, ये सब उसी का नाम है। लेकिन ये किडनी है और इसी में आपको एक और चीज दिखाया गया है मेरे भाई, गौर से देखिएगा। यहां पर आपको पैंक्रियाज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो यहां पर पैंक्रियाज की आपके सामने बात कर रहा है। तो पैंक्रियाज का जो पार्ट है, यहां जो पैंक्रियाज की हम बात कर, एक्चुअली में ये हमारा पैंक्रियाज यहां पर दे रखा है।
इसको हम दूसरे कलर से आपको यहां पर दिखा देते हैं, ये हमारा पैंक्रियाज है। और आपको पता होना चाहिए पैंक्रियाज की अगर बात करते हैं तो ये मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है। पैंक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि होता है, ध्यान रखना। और मिश्रित ग्रंथि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा कहेंगे एंजाइम्स को भी बाहर करता है और हार्मोन को भी बाहर करता है, दोनों को स्रावित करता है, इसलिए हम कहेंगे एंजाइम हार्मोन दोनों को स्रावित करेगा, तो मिक्स ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करेगा, इसका मतलब ये एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी होगा, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहलाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जो मिश्रित ग्रंथि आपके सामने आपको दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि तो है ही। ये कैसा है, तो कहेंगे ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि की तो हम बात कर रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि तो हमारा है ही, लेकिन साथ ही साथ ये हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे, यहां पर बाह्यस्रावी ग्रंथि की हम बात करेंगे। तो अंतःस्रावी के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। कौन, तो याद रखना मिश्रित ग्रंथि की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को सिक्रित करता है, इसीलिए हम कह दिए ऐसा। आगे अगर बात करते हैं मेरे भाई, एक अबटू ग्रंथि होता है जिसको थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अबटू ग्रंथि को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो यहां पर इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उसी तरीके से एक परावटू ग्रंथि होती है, जैसा कि आप यहां पर देखिए, ये फीमेल में भी होगा मेल में भी होगा, लेकिन परावटू ग्रंथि जो हमारा होता है इसको पाराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये हमारा कैसा कहेंगे, पाराथायराइड ग्लैंड की हम बात करते हैं, और जो पाराथायराइड है उसको परावटू ग्रंथि कहते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई कि इस परावटू ग्रंथि की बात करते हैं तो इससे क्या निकलता है, तो कहेंगे इससे कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया, इससे कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और याद रखना है कि ये कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, शरीर में कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है। कहेंगे कैल्शियम को अगर कोई नियंत्रित करता है हमारे बॉडी में, तो वो हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है। अब यहां पर मसला एक और चीज का है मेरे भाई, कि आपके सामने पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड दोनों दे रखा है। अब मामला यहां पर फंसता है, अगर पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, हमारे ब्रेन में होगा, पीयूष ग्रंथि भी होती है, ये भी छोटी ग्रंथि है। इन दोनों में सबसे छोटी ग्रंथि बोलेगा तो पीनियल कहेंगे, और इन दोनों में अगर बड़ा ग्रंथि अगर कोई होगा तो पीयूष होगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में कोई एक दे रखा है तो हम कहेंगे अगर पीयूष है तो पीयूष सबसे छोटी, अगर पीनियल है तो पीनियल सबसे छोटी, लेकिन ये दोनों सबसे छोटी ग्रंथि में हमारा आता है। तो इतने सारे इसमें क्वेश्चंस आपके सामने में आपको दिखा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि एक्स और वाई के बारे में, शरीर के अंग को प्रदर्शित करता, तो वो चीज आपको बताना है। एक बार हम चाहेंगे कि जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे, लेकिन एक बार सभी लोग एक चीज का कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हम आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर कहिएगा सर फायदा नहीं हो रहा तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भी समय क्यों जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमें इंटरेस्ट आ रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट सेक्शन में एग्जाम क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कि ये क्लासेस डेली चलनी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस को भी कराएं। अगर आपका डिमांड होगा कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस को कराएं तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस को कराएंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तबरेज जी कि क्वेश्चंस हमारे ऑप्शन बेस्ड होते हैं, फिगर बेस्ड होते हैं। अगर आपके सामने फिगर बेस्ड रहेगा तो कुछ चीज दिमाग में चमकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कल से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस कराएं, ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चंस से 20 क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड करा देंगे, और 5-6 क्वेश्चन फिगर बेस्ड भी हम लास्ट में करा देंगे। ठीक है, अगर सभी लोग तैयार रहिएगा तो करा देंगे, ऑप्शन बेस्ड ही कराना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बस जानना चाहते हैं आप लोगों से। देखिए आप मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो नहीं कि हम आपसे पूछ लिए, सभी लोग बैठे हुए पूछ लिए, तो आप लोग बहुत दूर दूर से सभी लोग पढ़ते हैं, तो बस हम यही जानना चाहते हैं अगर आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस में इंटरेस्ट है तो हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, कल से आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस ही चलेगा, और लास्ट में अगर ऐसा लगेगा फिगर बेस्ड तो फिगर बेस्ड भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक्स और वाई की बात करते, सेम वही फिगर दे रखा और एक्स वाई पूछा। अब देखो एक्स यहां पर लेकर के आ गया, फिगर क्लियर होगा, एक्स यहां पर है, वाई हमारा यहां पर है, तो एक्स और वाई के बारे में हमारे सामने में यहां बात कर रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने में, 20 नंबर, हम 20 नंबर क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं, और हम लोग को यह बताना है मेरे भाई कि एक्स और वाई। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहां जो ये वाला पोर्शन आप देखते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। ये वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, दोनों किडनी के बीच में
ये किडनी के बीच में यहां पर है, तो इसको हम लोग यहां पर वाई कह दिए। और एक्चुअली में ये हमारा क्या कहें तो कहेंगे यहां पर हमारा ये पैंक्रियाज है। ये पैंक्रियाज है जिसको हम लोग अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या तो कहेंगे, इसको अग्न्याशय कहते हैं, ध्यान रखेंगे पैंक्रियाज को। तो एक क्लियर हो गया कि वाई पैंक्रियाज होगा, अधिवरी ग्रंथि नहीं हो सकता है, वाई हमारा अग्न्याशय ही होगा। इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। हमारे ब्रेन में यहां पर हाइपोथैलेमस होता है, हमारे ब्रेन में क्या होता है कहेंगे यहां पर हाइपोथैलेमस, यहां पर हमारा हाइपोथैलेमस होता है, जिसको एक्स से निरूपित किया गया, आंसर करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए मेरे भाई, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो एक चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। जब ब्रेन की बात करते हैं तो दो तरह के ब्रेन को हमेशा याद रखना। एक तुम्हारे सामने आएगा फोर ब्रेन, हम आपको जिक्र कर देना चाहते हैं, क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। और दूसरा हमारा क्या है मेरे भाई, तो हाइंड ब्रेन की बात करते एकदम फ्लो में याद रखना है। और फोर ब्रेन की बात करते तो इसी में आपको याद रखना मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे इसी में हमारा सेरेब्रम होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर अग्रमस, इसको सेरेब्रम की हम बात करते हैं, प्रम मस्तिष्क से कहते हैं, इसको सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हम थैलेमस की बात करते हैं। और तीसरे की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस की हम बात करते हैं। और अगर हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो इसमें हमारा पोन्स हो गया, इसमें हमारा क्या होगा, तो मेडुला हो गया। और इसमें अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा कौन सा होगा, तो कहेंगे यहां पर सेरेबेलम की बात करते हैं, जो हमारे शरीर को संतुलित करता है, ये सेरेबेलम होता है। तो वही चीज आपसे पूछा गया, तो क्वेश्चन आपका इजी था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्स जो होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, ये चलो बता देते हैं। इसमें आपको एक चीज जानना है कि एक्स यहां पर फोकस कर रहा है, इस डंडे की बात कर रहा है, ऐसे करके ये जो हमारा इस तरह से आया हुआ है, ये इस तरह से आप देखते होंगे, ये इस तरह से ये संरचना में आपको दिखा रहा है। यहां पर क्या तो कहेंगे, यहां पर इस तरह से ये हमारा ओवरी, और इस तरह से ये प्लांट है मेरे भाई, ये फीमेल पार्ट होता है, इसको फीमेल पार्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपरी जो हिस्सा होती है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, सबसे ऊपरी जो हिस्सा होती है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है जिसको एक्स बोला गया है, ये वाला जो पाइप है इसको वर्तिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और ये वाला जो इसको कहते हैं तो इसको ओवरी कहते हैं। ये हमारा ओवरी यानी कि यहाँ पर अंडाशय होता है, इसको ओवरी यानी कि अंडाशय, ये वर्तिकाग्र। और यहाँ पर वर्तिकाग्र को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में यहाँ पर ध्यान रखेंगे, शायद वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखना मेरे भाई, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टिग्मा हो गया। और ये वर्तिकाग्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टाइल कहते हैं। तो आपसे जो एक्स में पूछा गया है वो स्टाइल वर्तिका के बारे में पूछा गया, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन याद रखना मेरे भाई, ये तीनों के तीनों की हम बात कर रहे हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं, और इसकी भी हम बात कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों आपका क्या है, तो कहेंगे ये फीमेल पार्ट होता है। और याद रखना ये फूल का ये फीमेल पार्ट है, फूल का फीमेल पार्ट की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं। ये पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अब मामला इधर का है मेरे भाई, तो अगर हम बात करते हैं पंखुड़ी की बात करते हैं, जो पंखुड़ी होता है ये हमारा कलरफुल होता है। याद रखना ये कैसा होता है, तो कहेंगे ये हमारा कलरफुल होता है पंखुड़ी। और ये हमारा क्या होता है, कहेंगे लीफ होता है, जो कि सपोर्ट प्रदान करता है। ये बाह्य दल पुंज जिसको बोलते हैं, ये कैलिक्स को हम लोग बाह्य दल पुंज बोलते हैं, ये हमारा कैलिक्स है। और याद रखना मेरे भाई, जो कैलिक्स हमारा बाह्य दल पुंज होता है ये ग्रीन कलर का होता है, जो नीचे से सपोर्ट करता है। और परागकोश की बात करते हैं तो ये हमारा एक परागकोश, इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, इसको परागकोश कह देते हैं। ये मेल पार्ट्स है, और यहीं से ये निकला हुआ एक पोर्शन हमारा ऐसे डंटा की तरह रहता है। इस डंटा को क्या कहेंगे, तो इस डंटा को तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या, तो कहेंगे ये मेल पार्ट है। ये दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर मेल पार्ट, जिसको पुंकेसर यानी कि हम लोग स्टमन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चंस आपका किसी रूप में कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बात यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, ये ओवरी प्लांट के अंदर जो ओवरी अलग होता है और किसी फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है वो अलग होती है। तो ये प्लांट है, प्लांट फीमेल की बात कर रहे हैं, और उसमें जो ओवरी होता है ये फल का निर्माण करता है। ओवरी का काम होता है फल का निर्माण करना, ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। और इसी में क्या होता है, कहेंगे इसी में ओव्यूल पाया जाता है। इसी में एक कलर मार्क हम कर देते हैं, और यहां पर देखिएगा ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर में ही क्या होता है, कहेंगे ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल। और इस ओव्यूल की बात करते तो ये बीज का निर्माण करता है। इस ओव्यूल की बात करते तो ये किसका निर्माण करेगा, तो कहेंगे यहां पर बीज का निर्माण करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको जस्ट मैंने बताया मेरे भाई कि ये परागकोश आपको दिख रहा होगा, ये परागकोश है। और परागकोश से ये इसमें छोटे छोटे कण पराग कण होंगे, तो ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। ये क्या है, तो कहेंगे ये मेल पार्ट है।
फीमेल पार्ट हमारा कौन है, तो कहेंगे फीमेल पार्ट हमारा ये है, और ये इस तरह से हमारा इसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है, और फिर ये इस तरह से ये अपना ओवरी का निर्माण करता है। इस तरह से ये हमारा क्या होता है, इसी में हमारा इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर क्या होगा मेरे भाई, इस तरह से देखिएगा तो बीज का निर्माण होता है, ये बीज का निर्माण होता है, इसी के अंदर ये बीज का निर्माण होता है। तो ये ओवरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी भाग पूछा एक्स क्या है, और यहां पर इसके बारे में पूछा था कि ये हमारा वाई क्या है। दो चीज आपसे पूछा गया है, तो एक को आप तो परागकण यानी कि तंतु के नाम से, एक तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तंतु की हम बात करेंगे, एक तो हमारा क्या होगा, तो देखिए यहां पर परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, तो इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर हम लोग इसको परागकोश के नाम से जानते हैं, जिसको एंथर कहते हैं, ये परागकोश होता है, उसके अंदर छोटे छोटे कण को उसको परागकण कहते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, ये मेल पार्ट होता है, तो वाई जो है वो मेल पार्ट है, और इस डंटा को तंतु कहते हैं, तो वाई इसका मतलब तंतु है, जिसको हम लोग फिलामेंट कहेंगे। वाई तंतु है, जिसको फिलामेंट कह दिए, तो वाई तो तंतु है, तो वाई बाह्यदल नहीं हो सकता, अंडा से नहीं हो, नर युग्मक नहीं, कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा, कहेंगे ये तंतु को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, अगर बात करते हैं मेरे भाई कि यहां पर देखिए गौर से, ये वाला जो बाहरी परत आपको दिख रही है, जिसको हम यहां पर थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली में ये आपको 3D फिगर में बना हुआ इस तरह से, इसको अगर आप देखिएगा गौर से, अगर इसको अगर आप गौर से देखिएगा, तो इसके बारे में कह रहा है मेरे भाई कि ये वाला जो चीज है, इसको हम क्या कहते हैं, यहां एक्स आपको दे रखा है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक पराग, ये आप कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र, या फिर ये तो अंडाशय के टाइप का हमें दिख रहा है। यानी एक्स की अगर बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो अंडाशय होना चाहिए। चलो इसको हम सही कर देते हैं, यहां पर ये अंडाशय वाला पोर्शन है हमारा, तो अंडाशय होना चाहिए। चलो इसको हम यहां पर क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यहां पर इसको अंडाशय ही कहेंगे, ये अंडाशय हो जाएगा। नर युग्मक बोल दिया, इसका मतलब है कि ये जो हमारा है फिलामेंट, वो भी नर युग्मक होगा। तंतु हमारा कैसा है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर हमारा ये नर युग्मक को दिखा रहा है, ये नर युग्मक को दिखाता है, ध्यान रखेंगे। मेल गैमेट्स हमारा हो गया, तो कहेंगे ये नर युग्मक, ये हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे सामने दे रखा है एक्स और वाई के बारे में बात किया गया है, तो ये हमारा बीज है, ये क्या है मेरे भाई, तो बीज है, और बीज का दो भाग में बट जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जब बीज दो भाग में बट जाता है मेरे भाई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग बीज पत्र के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो यहां पर बीज पत्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये दो बीज दो भाग में बट गया, इसी को हम लोग बीज पत्र के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे ये बीज पत्र कहलाता है। दूसरी बात, इसी में मूलांकुर और प्रांकुर होता है। अगर हम इस प्रांकुर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे इसमें तना का वृद्धि होता है, याद रखेंगे, इसमें तना की जो वृद्धि होती है वो हमारा किससे होता है, कहेंगे यहाँ पर प्रांकुर से होता है। और एक हमारा मूलांकुर होता है, इसमें जड़ का वृद्धि होता है, तो मूलांकुर हम उसको कहते हैं, याद रखना। मूलांकुर में क्या होता है, कहेंगे जड़ में वृद्धि होगी, प्रांकुर क्या करता है, तना में वृद्धि करता है, वही चीज आपको देखा रखा है। तो आपको ऊपर वाला चीज पूछा है, आपको नीचे वाला चीज पूछा है, नीचे वाला जो जड़ का निर्माण करता है मूलांकुर पूछा गया है, तो बीजपत्र के साथ मूलांकुर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर 24 नंबर कह रहा है मेरे भाई, एक्स और वाई शरीर के किस अंग को प्रदर्शित करता है, तो आपको एक्स पूछा गया है, यानी इसकी बात कही गई है, और ये आपका एक्स यहां पर है, और ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और यहां पर ये जो पूछा गया मेरे भाई, ये वाई के बारे में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा गया है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप इसकी अगर बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर मूत्र जमा होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके अंदर मूत्र जमा होता है। इसका मतलब है ये मूत्र की थैली होती है, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा इंग्लिश में अगर बोले इसको, तो यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ये क्या है, तो मेरे भाई यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मूत्राशय के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होगा कि यहाँ पर ये मूत्राशय कहलाता है, या फिर मूत्र की थैली कहलाता है, ये हमारा। तो एक चीज तो क्लियर होगा कि एक हमारा मूत्राशय होगा, एक्स हमारा मूत्राशय होगा। दूसरा जो है, ये कहीं ना कहीं यहां पर देखिए एक ऐसे पाइपनुमा संरचना आपको दिख रहा है, और ये एक रास्ता होता है, और ये रास्ता है मेरे भाई यूरिन को बाहर जाने का। तो यूरिन अगर बाहर जाता है, यूरिन अगर बाहर जाता है मेरे भाई, यूरिन का बाहर जाना, वो मूत्र मार्ग, जिसको हम लोग यूरिथ्रिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो जिसको हम लोग यहां पर यूरिथ्रिया के नाम से जानते हैं। ये कहीं ना कहीं मूत्र मार्ग है, इस बात को ध्यान रखना। यूरिथ्रिया, इसी से यूरिन बाहर जाता है, स्पर्म भी बाहर जाता है। यहां जो आप पोर्शन देख रहे होंगे मेरे भाई, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां जो आप ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आप गौर से देखिएगा,
तो यहां पर एक क्या है तो कहेंगे ये वाली जो पतली सी नसें होती है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं मेरे भाई। यहां पर क्या होगा तो कहेंगे यहां पर हमारा ये जो वृषण होता है, इसी के अंदर टेस्टिस होता है, इसी के अंदर क्या होगा तो कहेंगे यहां पर टेस्टिस मौजूद होता है। और यहां से ध्यान रखना कि ये वाला जो आपको पतली सी नसें दिखती है, इस पतली सी नसें को शुक्रवाहिनी के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, ये पतली सी नसी क्या तो कहेंगे शुक्रवाहिनी कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो पतली सी नसें होती है जिससे स्पर्म क्या होता है कहेंगे यहां पर ऊपर की ओर जाता है, जिसको हम लोग यहां पर वैस डेफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे तो ये हमारा यहां पर वैस डेफरेंस कहलाता है। याद रखेंगे, ये हमारा वैस डिफरेंस की बात करते हैं, ये हमारा वेस्ट डिफरेंस कहलाता है, जो कि शुक्रवाहिनी होता है। इससे शुक्राणु स्पर्म बनेगा, इसमें से इससे बाहर निकल करके जाएगा और यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा और इसके रास्ते से ये यहां पर पहुंचेगा और इधर से यूरिन भी आएगा। अब देखो यहां पर दोनों का एक ही रास्ता होता है, इधर से मूत्राशय से यूरिन निकलेगा और इधर से स्पर्म आ रहा है। तो इधर से क्या होगा मेरे भाई, तो स्पर्म जो होता है यहां से ऐसे करके आएगा, इधर से स्पर्म और इधर से यूरिन। अब दोनों का एक ही रास्ता बनता है, जहां पर जिस जगह पर दोनों का एक ही रास्ता बनता है उस जगह को हम लोग वहां पर कहते हैं ग्रंथि पाई जाती है, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा यहीं पर होता है। उसके बाद दोनों का एक ही रास्ता बन जाता है, जिससे यूरिन का भी बाहर आना और साथ ही साथ यहीं से क्या होता है, मेल पार्ट में स्पर्म का बाहर आना, यहीं से स्पर्म भी बाहर आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग पेनिस के नाम से जानते हैं। वाई जो दे रखा है इसको पेनिस कहेंगे, और जो दे रखा था उसको हम लोग मूत्र, जिसमें जमा होता है, इसमें मूत्र जमा होता है, ध्यान रखेंगे। और मूत्राशय इसीलिए इसको कह दिया गया है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, कहेंगे सी ऑप्शन हमारे यहां पे राइट हो जाएंगे। तो दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं एक ही जगह से होता है, जहां पर दोनों मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो सीधा सीधा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रोस्टेट ग्लैंड वहीं पर हमारा होता है, उसको प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला एक्स और वाई शरीर के किस अंग को प्रदर्शित करता है, तो ये फीमेल पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने मेल पार्ट को देखा, अब ये कहीं ना कहीं फीमेल पार्ट है। समझिएगा, जो फीमेल पार्ट होता है उसमें ओवरी की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का ये एक ओवरी होता है। लेफ्ट साइड है तो लेकिन ये ओवरी तो है, तो लेफ्ट ओवरी। इसमें दो दो ओवरियां होती है। फीमेल्स के अंदर कितनी ओवरियां होती है मेरे भाई, तो फीमेल्स के अंदर दो दो ओवरियां होती है। एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड ओवरी होता है। और इसी ओवरी में क्या होता है कहेंगे, इसी को अंडाशय कहते हैं। और ध्यान रखना, किसी ओवरी में अंडा का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। एक ही लाइन में समझ लीजिए, इसी में किसका तो कहेंगे यहां पर एग का निर्माण होता है। इस बात को नहीं भूलना, एग का निर्माण होता है। चाहे इधर की हम बात करते हैं, यहां पर एग का निर्माण होता है। यहां पर किसका निर्माण होगा तो कहेंगे यहां पर एग का निर्माण होता है। अब मामला ये नहीं है, मामला ये है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। कहेंगे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये कुछ इस तरह से आपका ऐसी संरचना में बना हुआ इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा क्या होगा कहेंगे, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा ही होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर मामला आपके सामने जो दिख रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो आप देखते होंगे ये मोटी सी परत होती है, ये क्या है तो कहेंगे यहां पर मोटी सी परत होती है, और ये इसको यूट्रस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी में बच्चे का ग्रोथ होता है। इसकी अगर बात कर रहे हैं मेरे भाई, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाले की अगर पोर्शंस की बात करते हैं तो ये मोटी सी परत इसमें बनी रहती है। ये मोटी सी परत होती है, ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या मिलेगा आपको तो कहेंगे कि मोटी सी परत होती है, मोटी सी दीवार होती है, और इसी मोटी सी दीवार में संकुचन पैदा होता है तो बच्चे की डिलीवरी होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक मोटी सी दीवार होती है, अलग अलग झिल्लियों में ये बटी होती है। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं मेरे भाई कि इसके अंदर के पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो इसी को हम लोग यूट्रस के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूट्रस कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शंस होता है इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। याद रखना, इसी को हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब दोनों कहलाता है। और ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि इसी फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से यहां से क्या निकलेगा तो कहेंगे यहां से, और यहां से जो एग बना है वो एग हमारा इस तरह से जाता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इधर से भी एग आएगा तो इधर से भी एग आएगा, यानी कि एग जो आता है वो इधर से आता है। और दूसरी बात आप देख पा रहे होंगे, इसको गर्भाशय कहते हैं। ये पूरा कंप्लीट हमारा गर्भाशय, इसी में बच्चे का ग्रोथ होता है। और दूसरी बात आपको ये बात जान लेना है मेरे भाई कि अगर ये वाले पोर्शंस की बात करते हैं तो आपसे इसके बारे में पूछा गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप जान लीजिए मेरे भाई कि यहां भी अलग अलग झिल्लियों में ये बना हुआ रहता है, अलग अलग झिल्लियों में ये बटा हुआ रहता है, जिसको हम लोग योनि कहते हैं। और ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये योनि का ही मेन पार्ट्स होता है, इसके बारे में हम लोग बात जानते हैं। अब यहां पर मामला ये है, अगर ये योनि है
अगर ये यहां पर योनि है तो इसके योनि और यूट्रस के बीच में एक पोर्शन होता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो योनि और यूट्रस के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं। याद रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्विक्स भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग सर्विक्स भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये यहां पर क्या तो कहेंगे योनि है, और इसके ऊपर में क्या तो यूट्रस है, और इन दोनों के बीच में क्या तो कहेंगे ये गर्भाशय ग्रीवा है। इसका मतलब ये गर्भाशय ग्रीवा, इसका मतलब ये जो एक्स आपसे पूछा गया था ये गर्भाशय ग्रीवा के बारे में पूछ रहा है। और अगर वाई के बारे में अगर आपसे जानना चाहता है, इसका मतलब ये ट्यूब के बारे में जानना चाहता है। ट्यूब हमारा फैलोपियन ट्यूब यहां पर हमें दे रखा है। इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय ग्रीवा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। तो आप कहेंगे सर एक्स हमारा कौन सा, तो एक्स हमारा यहां पर गर्भाशय ग्रीवा। तो सबसे पहले तो हमारा ग्रीवा होगा और उसके बाद अंडवाहिका जिसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है और ये बोला गया है, ऐसा करते हैं, अभी आपका टाइम 42 हो चुका है, आज हम 40 यहीं तक हम छोड़ेंगे और कल से इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। इसको सॉरी उड़ गया क्या, सॉरी, अगर हम कल इसकी बात करेंगे मेरे भाई, कल हम इसको पढ़ाएंगे। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, सब के बारे में डिटेल हम आपको पढ़ा देंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आता है तो आप रिलेट करके हर चीज को समझ पाओ। तो आज हम यही 25 तक इसको करके छोड़ देते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, आपको हम टेलीग्राम पे शेयर भी कर देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको हम ये भेज भी देंगे, ये आपका सेव करके हम आपको आज ही भेज देंगे, आप निश्चिंत रहना। और कल से जो आपकी क्लासेस होगी, तो कल में क्या करेंगे, तो हम आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम ज्यादा करेंगे और यहां पर कुछ हम क्या करेंगे, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम करा देंगे, ठीक है। अरे डरने वरने की बात नहीं है ऋषि जी, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, कुछ नहीं सोचना है, बस बिंदास रहिए, बिंदास रहना सीख जाइए, सब एग्जाम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जितने भी मेरे भाई बहन लोग देख रहे हैं, सभी लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एकदम खुश रहिए अंदर से कि एग्जाम निकाल लेना है। और इस गम में मत रहिए कैसे होगा कैसे होगा, यही मॉडल है तो आगे की होगा। इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट रहिए, करके आना है, इस बार सिलेक्शन लेकर के आना है। नहीं भी पढ़े हैं जो पर्सन कहेंगे पढ़ किए हैं और करके आना है। आपके अंदर ऐसा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है एग्जाम को लेकर के, तो श्योर आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम का टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम पर आप इसको हम शेयर कर देंगे, तो आपको ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा मेरे भाई, आपको चूंकि हम आपको खुद ही प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां से आप इससे जुड़ जाएंगे और हम आपको अच्छे तरीके से ये बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि हम आपको बढ़िया तरीके से जितने भी जो भी क्वेश्चंस हम आपको भेजेंगे, पीडीएफ वगैरह सब लफड़ा हम खत्म कर दिए हैं, हम इसी पर आपको यहां पर भेजेंगे। आप जुड़ जाना और इसी पर हम आपको सारे के सारे सब कुछ को भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का प्यार बना रहे तो हम सुबह के 8 बजे से लगातार आपकी क्लासेस लेते रहेंगे और ये डेली क्लासेस आपकी चलती रहेगी और ये आपका लगातार चलता रहेगा, हम हमेशा पढ़ाते ही रहेंगे इस सेशन को। लेकिन आप लोगों का बस प्यार चाहिए, अगर आप लोग जुड़े रहिएगा तो जरूर हम इस काम को करते रहेंगे और कल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस हम ज्यादा कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।